हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि अभी आप सभी का एग्जाम चल रहा है, अभी अक्टूबर मंथ का एग्जाम हो रहा है, तो आज आप सभी का जो साइंस का पेपर हुआ है उस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा गया 10th साइंस बिहार बोर्ड। यहाँ लिखा गया अक्टूबर मंथ एग्जाम बीबी आंसर की। यानी आज हम लोग आंसर की डिस्कस करने वाले साइंस के पेपर का। उम्मीद करते हैं आज का साइंस का पेपर आप लोग को बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय बल क्षेत्र का सही मात्रक। तो चुंबकीय बल क्षेत्र बोले या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोले, बात एक ही है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। बट ऑप्शन में कहीं देखिए टेस्ला दिया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, बताते हैं आपको एक बल का फॉर्मूला होता है ए बराबर। समझ लीजिए जब कोई धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है I इंटू एल क्रॉस बी। इसमें वेक्टर नहीं होता है, तो आई क्या है और दूसरा सी होता है I इंटू एल क्रॉस बी। जहाँ एफ क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। एल क्या होता है? चालक की लंबाई होती है। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के सही मात्रक निकाले तो क्या आएगा? तो बीच को हम ले सकते हैं मात्रक निकालने के लिए एफ बटा आई एल। हम मात्रक निकालने के लिए सारी करें। ठीक है, तो एफ माने बल, बल कैसे मात्रक होता है? न्यूटन, तो न्यूटन बटा में आई, आई कैसे मात्रक? एम्पियर, एम्पियर। एल माने लंबाई, लंबाई कैसे मात्रक? मीटर, मीटर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। देखिए किस ऑप्शन में देखिए, तो न्यूटन, देखिए यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी इसको हमेशा लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा पर, बी प्रतिवर्ती धारा पर, सी ए और बी दोनों पर, डी इनमें से कोई। अब बता दें, जो विद्युत मोटर होता है ना, डीसी धारा से चलाने वाला विद्युत मोटर अलग होता है, एसी धारा से चलाने वाला विद्युत मोटर अलग होता है। हम लोग जो घर में पंखा यूज करते हैं लोग, जो हमारे घर में बिजली आता है वो एसी होता है, डीसी होता है? एसी होता है। तो एसी से भी तो पंखा चलता है, यानी एसी मोटर भी होता है। और डीसी सेल या डीसी बैटरी से चलाने वाला पंखा क्या होता है? अलग होता है, यानी उसे डीसी मोटर बोलते हैं। यानी इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सी, क्योंकि इसमें नहीं बोला है कौन सा मोटर, बोला विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो क्या होगा? दिष्ट धारा पर भी और प्रतिवर्ती धारा पर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। दायां राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? इस तरह से मैक्सवेल के दक्षिण अंगुष्ठ नियम पढ़े थे लोग। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर दिया। बोला गया दाएं हाथ के अंगूठे नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी दिया है आइंस्टाइन, सी दिया है मैक्सवेल, डी दिया ऑस्टेड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, मैक्सवेल होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी दिया एम्पियर, सी दिया मैक्सवेल, डी दिया फैराडे। ऑप्शन नंबर डी होता है। टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं? हालांकि हम लोग पिछले 1-2 दिन पहले जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें सब क्वेश्चन आए भी था। तो विद्युत चुंबक कैसे बनाया था? तो हम लोग पढ़े थे लोग अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं? इस्पात से। और विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं लोग? नरम लोहा से। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं? नरम लोहा से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र किसको परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में गलत, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में गलत, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल है, विद्युत तार सामान्य तो होता है, यानी लाइव वायर। लाइव वायर में क्या बात कर रहा है? जिसमें धारा जाता है, इसे हम लोग विद्युन्मयी तार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युन्मयी तार। तो विद्युन्मयी तार किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर देंगे। ओके, बताइए उदासीन तार किस रंग का होता है? काला रंग का होता है। भूसंपर्क तार किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। बट यहाँ बोला विद्युत तार, विद्युत तार क्या होगा? लाल रंग का होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, दिग परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। दिग परिवर्तन युक्त जनित्र माने क्या हुआ? जिसमें 2 अर्धवलय लगे होते हैं। क्या होते हैं? जो अर्धवलय किस काम करते हैं? दिग परिवर्तन काम करते हैं। तो यह डीसी जनित्र में था कि एसी जनित्र में था? ये डीसी जनित्र में था। तो ऑप्शन ए दिया डिस्क धारा, बी दिया प्रतिवर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। यानी दिग परिवर्तक युक्त जनित्र क्या उत्पन्न करता है? दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ओके, इसलिए इसे डीसी जनित्र भी कहा जाता है, डीसी जनित्र ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन दिया असंतृप्त, बी दिया संतृप्त। अब ध्यान देंगे, डालडा में बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग पढ़े चलो वनस्पति घी से, सॉरी वनस्पति तेल से वनस्पति घी या वनस्पति डालडा बनाने के लिए, वनस्पति तेल से घी या डालडा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण से क्या होता है, असंतृप्त से संतृप्त बनता है। क्या बनता है, असंतृप्त से क्या बनता है, संतृप्त बनता है। तो हम प्रोसेस क्या करते हैं, वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल में क्या होता है, असंतृप्त होता है। वनस्पति तेल क्या होता है, असंतृप्त होता है। तो जब वनस्पति तेल से डालडा बना दिया, क्या बन गया, संतृप्त। क्या बन गया, संतृप्त। यानी डालडा क्या होगा, संतृप्त होगा। तो डालडा क्या होगा, संतृप्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ब्यूटी करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन ब्यूटी करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। टिंचर आयोडीन तो हम लोग पढ़े थे, या थी एथेनॉल। एथेनॉल, तो एथेनॉल को हम लोग एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एथेनॉल के बारे में जब पढ़े थे लोग, उसमें क्या पढ़े थे, एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया था। तो टिंचर आयोडीन कैसे बना, आयोडीन किस में घोले, आयोडीन को एथेनॉल में घोलेंगे तब बनेगा। ऑप्शन ए दिया क्लोरोफॉर्म, बी दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी दिया ईथर, डी दिया इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो डी टी कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है, यानी क्या बनाता है, एथाइन। ऑप्शन नंबर दिया है इथेन, बी दिया है एथिन, सी दिया है एथाइन। तो एथाइन बोले, एसिटिलीन बोले। एथाइन आईयूपीएसी नाम है, एसिटिलीन क्या है, सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक। अगला क्वेश्चन दिया, एल्किन का सामान्य सूत्र। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सी टिक। अगला क्वेश्चन दिया है, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार होता है। एल्केन में क्या होते हैं, कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी एकल बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एटिकल। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक सामान्य नाम है किसका, इसे आईयूपीएसी नाम पूछा है। तो किसका, इथाइन क्या है, इथाइन, सॉरी इथाइलिन बोला है ना। इथाइलिन किसका सामान्य नाम होता है, एथिन का होता है। इससे होता है एथिन का, तो एथिन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एथिन का सामान्य नाम क्या होता है, इथाइलिन होता है। इथाइलिन का यूपीएसी नाम क्या होगा, एथिन होगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एटिकल। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड में क्या होता है, ऐसा होता है, CHO होता है, CHO। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बीटी कर देखिए, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ओके, हाँ सही है। एक मिनट, यहाँ भी दिया है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ भी दिया कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्या है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। यानी इस डबल बॉन्ड ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि कीटोन वाला है, कार्बोनिल समूह है। सी नहीं होगा क्योंकि एल्कोहल समूह है। बी दिया COH, और यहाँ भी दिया COH। अब ये दोनों सही होता है कब, जब यहाँ डबल बॉन्ड होता तब, पर यहाँ डबल बॉन्ड स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या टिकी है, बी टिकी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन, आइन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक। अगला क्वेश्चन दिया है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में क्या होता है, तो एल्कोहल का समान होता है ROH। तो आर माने क्या हुआ, ये कार्बन का चेन है, CH3। OH की बात करते हैं, मेथनॉल की बात करते हैं, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। यानी एल्कोहल में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन है, ओके, नाइट्रोजन नहीं, क्या नहीं है, देखिए इसमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, यानी ऑप्शन नंबर टिक करेंगे बी। तो बी है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में अविलय है, कौन जल में अविलय है। ऑप्शन ए दिया है एथाइन, बी दिया है ग्लूकोज, सी दिया है इथेनोइक अम्ल, डी दिया है इथेनॉल। चलिए ग्लूकोज तो जल में घुलता है, हम लोग ग्लूकोज घोल के पीते भी हैं, ये तो विलय है। एथेनोइक अम्ल की बात करें तो हम लोग पढ़े थे लोग, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का जल में जो घोल होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। तो सिरका के बारे में पढ़े थे। सिरका क्या था, एथेनोइक अम्ल का विलयन था, यानी कहीं ना कहीं जल में घुल रहा है तब जाकर सिरका बना है। उसके बाद से बात करें एथेनॉल, एथेनॉल, तो एथेनॉल जल में विलय होता है, इसको जल में किसी भी अनुपात में घोल सकते हैं, हम लोग पढ़े थे। और एथेनॉल का ही विलयन क्या होता है, टिंचर आयोडीन का, जो कुछ पहले मिला था। ओके, और एथेनॉल, हालांकि एथेनॉल अपने आप में एक विलायक है, बट इसे पानी में घोल सकते हैं। एथेनॉल को जल में घोल दें और थोड़ा सा उसको मात्रा लेते हैं, क्या होता है, नशा आता है। क्या होता है, नशा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, शराब वगैरह बनाने में किया जाता है, शराब तो पानी में घुल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये भी जल में विलय है। और जान लीजिए एथेनॉल जो होता है जल में अच्छा खासा विलय होता है, क्योंकि जल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बंध आसानी से बना देता है। अब हम बात करते हैं एथाइन। तो एथाइन जो है ना, ये क्या है, जल में विलय नहीं। जब बाकी तीनों विलय है तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, एथाइन जल में विलय नहीं है। अब कैसे नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं। एथाइन जो होता है ना, अध्रुवीय होता है। क्या होता है, अध्रुवीय होता है। और जल क्या होता है, जल ध्रुवीय होता है। जल क्या होता है, ध्रुवीय होता है। और आप लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में
कि ध्रुवीय विलायक घुलते हैं और ध्रुवीय में अध्रुवीय घुलते हैं, लेकिन अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा, अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा, इसलिए नहीं घुल रहा है। इसका एक और रीजन क्या है, तो जो जल में हाइड्रोजन अबंध होता है ना, जब एथाइन उसमें घोलते हैं तो एथाइन जो हाइड्रोजन अबंध उस माने जल में पहले जो हाइड्रोजन अबंध है ना उसे नहीं तोड़ पाता है, कौन, एथाइन, इसलिए एथाइन नहीं घुलता है। चलिए तो बस इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, एथाइन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, ऑप्शन ए 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी दिया है 4। ओके, तो वन जनरली वन में क्या होता है, उत्पादक होंगे, कंफर्म है। उत्पादक को जो यूज करते हैं क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता। इस उत्पादक मान लीजिए बात करते हैं, पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे खाने वाला शाकाहारी जंतु आ गया, शाकाहारी खाने वाला मांसाहारी हो गया, और मांसाहारी को भी खाने वाले होते हैं, समझो शीर्ष मांसाहारी बोलते हैं या सर्वाहारी होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एक पोषी स्तर, 2, 3, एक यहाँ पर है तो 4, तो कितना गया, 4 पोषी स्तर। तो जनरली 4 पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी या डी टिक कर देंगे। ओके, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लीजिए घास है, घास कौन खाया, हिरण। जब मान लीजिए घास कौन खा रहा है, मान लेते हैं घास खा रहा है खरगोश, खरगोश कौन खाया, मान लीजिए खरगोश खा लेते हैं, क्या बोलते हैं, सांप खा लिया, सांप को कौन खा गया, बाज खा गया। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, जीवाणु कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी अपघटक। जीवाणु क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ क्या है, बाघ मांसाहारी है, तो यहाँ पर क्या है, उत्पादक है, उत्पादक खाने वाला क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी खाने वाला क्या है, मांसाहारी। तो मांसाहारी के कहाँ पर देखिए, 3 नंबर पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत है निष्क्रिय, हानिकारक, लाभदायक, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है, लाभदायक है, क्योंकि क्या करता है, ओजोन परत आने वाली सूर्य से पराबैंगनी किरणों क्या करता है, रोकता है। एन ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओजोन परत हमारे लिए क्या है, लाभदायक। देखिए आप ओजोन परत की बात किया ध्यान देखिए, हालांकि ओजोन क्या है, ओजोन जमीनी स्तर पर क्या है, अत्यंत जहरीली गैस है, क्या है, जहरीली गैस है। बट ओजोन परत की बात किया, जो ओजोन परत क्या है, वायुमंडल में है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ माने क्या हुआ, जिसका अपघटन नहीं हो पाता, जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसे अपघटित नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन है दिए, कागज, कागज का अपघटन होता है, वाहित मॉल जल, ये भी हो जाता है, डीडीटी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो। एक तरह से क्या है, रसायन है, कीटनाशक है, इसका अपघटन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन दिया, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता माने क्या होगा, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक को खाने वाले, यानी पेड़ पौधे यानी घास उसको खाने वाले क्या कहलाते हैं, शाकाहारी नहीं कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक करेंगे। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, यानी कौन सा रसायन है जो किसी जीव में संश्लेषित हुए बिना अन्य जीव उसे खाएगा तो उसमें ट्रांसफर होते रहेगा। आप लोग पढ़े होंगे जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। तो ऑप्शन ने दिया CFC, बी दिया ADP, सी दिया DDT और डी दिया ATP। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा DDT। DDT क्या होता है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला एक रसायन है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है। एक और बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर DDT क्यों हो सकता है। अब जनरली हम लोग DDT वगैरह का छिड़काव करते हैं, पेड़ पौधा उसे ऑब्जर्व कर लिया, उसे अवशोषित कर लिया, उस पेड़ पौधा कोई जीव खाएगा तो उसमें जाएगा, इसलिए यहाँ पर जैव आवर्धन लिखा लिखे, DDT लिखे। अब CFC तो कोई खाता नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है, जैव घटक। ऑप्शन दिया कवक, बी दिया मृदा, तो मृदा तो जैव घटक होता है, मिट्टी क्या है अजैव घटक है, निर्जीव है। तापमान भी अजैव घटक में आएगा, वायु भी का अजैव घटक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, कवक क्या है, सजीव है, जो कि जैव घटक में आएगा। CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो CFC का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन दिया जेट इंजनों में, एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में, डी इनमें सभी। तो क्या होगा, इनमें सभी, इनमें से सभी में क्या किया था, इसका उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए कृषि भूमि, बी समुद्र, सी फुलवारी, डी दिया है पार्क। तो कृषि भूमि यानी जो खेत तैयार करते हैं, मनुष्य तैयार करता है, फुलवारी भी हम लोग बनाते हैं लोग, पार्क भी हम लोग बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी समुद्र। तो कोई इंसान नहीं ना बनाता है, तो समुद्र क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ओके, चलिए तो इस तरह का क्या हुआ, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म होता है। चलिए इसी साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।